नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप पता है, हम रोज किसी न किसी नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आज का नया मुद्दा बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये नया मुद्दा देश की दो टॉप की टावरिंग पर्सनैलिटीज के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना आगे का काम शुरू कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी अभी तक एसआईआर पर ही अटके हुए हैं। कल उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और एसआईआर के ऊपर एक रैली रामलीला मैदान पर करने की घोषणा की। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। चुनाव आयोग पर उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनालिटीज के अंदर अंतर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी अगर कंसिस्टेंट हैं अपनी पॉलिटिक्स में, अपने काम में, अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में, तो राहुल गांधी इनकंसिस्टेंट है अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी अगर हार्ड वर्किंग है तो राहुल गांधी हार्डली वर्किंग है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नो ऑफेंस टू ऑल दोज पीपल हु आर सिंपथाइजर और सपोर्टर ऑफ राहुल गांधी। इसके अलावा मोदी हर चीज की निटी ग्रिटी के अंदर जाते हैं, बहुत डिटेल में वो इंस्पेक्शन करते हैं हर चीज का। लेकिन राहुल गांधी अपनी नॉलेज को सुपरफिशियल रखते हैं, किसी कागज को पढ़ने तक में भी वो हिचक जाते हैं। उनके नजदीकी सूत्र ये बताते हैं, इसीलिए डीप स्टडी का सवाल ही नहीं। इसीलिए एसआईआर पर उन्होंने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर यही बोला गया कि ये जो जगह है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक एक पीपीटी उनको तैयार करके दे दिया गया है और आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पीपीटी को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अगर थॉरो है तो राहुल गांधी शेलो है। अब पर्सनालिटी के अंदर ये अंतर क्यों क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आज साउथ में थे, आपको पता है 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इसमें एक चुनाव तमिलनाडु में होगा, एक चुनाव पुडुचेरी में होगा, एक चुनाव वेस्ट बंगाल में होगा, एक चुनाव केरल में होगा। प्रधानमंत्री ने आज बिहार चुनाव के तुरंत बाद एक तरफ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो अपने शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में थे, जहां पे उन्होंने साउथ इंडिया फार्मर एसोसिएशन के एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वहां पर उन्होंने रोड शो भी निकाला। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वो पुट्टुपुर्ती में गए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी एसआईआर में पूरी तरह से उलझे दिखे। कल जो उन्होंने मीटिंग करी, उस मीटिंग के बाद एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी अब ये चाहते हैं कि तमाम राज्यों के अंदर आंदोलन हो, एसआईआर के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए, वोट चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। जबकि सब सार्वजनिक तौर पर ही देख चुके हैं कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाने से तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, और राहुल गांधी इस मुद्दे के पीछे क्यों पड़े हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हम चलते हैं मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण के साथ, जो कि पत्रकार हैं और मेरे साथ उन्होंने काफी सारी रिपोर्टिंग की है। ओम प्रकाश, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर क्यों पड़े हुए हैं? मुझे लगता है दीपक जी, सबसे पहले तो बिहार चुनाव के ठीक बाद जो अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। तो बीजेपी उस मोड में कि हमारा देश का काम चलता रहे, देश आगे बढ़ता रहे, स्टेट का काम चलता रहे और हम अगले 5 की चुनाव की तैयारी भी करते रहे। और शायद इसी एजेंडे के तहत जो आज किसानों का फंड रिलीज किया गया वो काम्बोट्रूर में जाके किया गया, बिल्कुल। क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होना है। और लेकिन राहुल गांधी और उनके सलाहकार, सिपा सलाहकार, वो सब अभी भी घिसी पिटी बातों को, आपको याद हो कि अदानी अंबानी की बात वो पिछले 15 साल से कर रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बावजूद इसके वो किए जा रहे हैं। तो उनके जो सिपा सलार है, मुझे लगता है वो राहुल गांधी को कुछ ऐसे फीड करते हैं। और राहुल गांधी बिल्कुल दूध पीता बच्चों की तरफ जो कहा जा रहा है सुन के चले जाते हैं और क्लास में बोल के आ जाते हैं। मतलब नीदर ही इज हैविंग नो रिसर्च, ना तो रिसर्च कर रहे हैं और नहीं इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका रिpercussion क्या। बल्कि राहुल, मैं आपसे जानना समझना चाहूंगा। इसके पहले मतलब मुझे याद है कि सोचिए, कोई आदमी वीर सावरकर पे महाराष्ट्र में जाकर, जहां आपका शिवसेना जैसा साथी हो, उद्धव ठाकरे जैसा साथी हो, कैसे बात कर सकता है। अगर आपको याद हो रोड यात्रा में, जब वो भारत यात्रा पे थे, तो वीर सावरकर पे चर्चा कर रहे थे, कहा महाराष्ट्र में जाकर,
जहां उद्धव ठाकरे बैठे और थे इनके निगेटिव साथी, चर्चा कर रहे और थे। उद्धव ठाकरे के जाके चिढ़ा, हाँ मतलब लिटरली, मतलब आपके कौन से पैसा ला रहे हैं भैया, क्या समझा रहा है आपको कि उद्धव ठाकरे की जगह पे जाके वीर सावरकर की बात करोगे? तो ये तो है, कुछ प्रॉब्लम है उस टीम में। मुझे दीपक जी आपसे समझना है कि मुझे बताइए कि बिहार चुनाव के बाद मोदी का मिशन साउथ क्या है? नहीं, मोदी का अगर मैं मिशन, आपसे कहूं कि आप मुझे। मोदी का मिशन साउथ बिल्कुल साफ है। वो जाना जाकर उन्होंने, जैसे आज रोड शो किया, किसानों को उन्होंने जो है किस्त जारी की। वो रोड शो ये बताता है कि मोदी तमिलनाडु चुनाव की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। और आज उनको एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कौन कौन पहुंचे? स्टैलिन नहीं पहुंचे, जबकि प्रोटोकॉल कहता है कि अगर मुख्यमंत्री किसी सरकारी कार्यक्रम के अंदर जाता है तो मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के तौर पर पहुंचना चाहिए। लेकिन पहुंचा कौन? पहुंचे वहां पर राज्यपाल, पहुंचे वहां पर उनकी पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता, पहुंचे वहां पर एआईएडीएमके के नेता। तो अभी जो कहा जा रहा है ना कि तमिलनाडु के अंदर जो है वो चुनाव बहुत खुला हुआ है, इसलिए खुला हुआ है कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है स्टालिन के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ भी, उदयनिधि के खिलाफ भी काफी एंटी इनकम्बेंसी है, डीएमके के खिलाफ एज ए पार्टी उनके विधायकों के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए तमिलनाडु में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे लोकप्रिय राज्य के जो स्टेट के अध्यक्ष थे अन्नामलई, उनको हटा करके एक नया अध्यक्ष बनाया है, एक नया संगठन खड़ा किया है। अन्नामलई को किसी बड़े काम के लिए दिल्ली लाया जाएगा, ऐसा अमित शाह ने खुद कहा है, और अमित शाह खुद जाके वहां अलायंस करने करके आए हैं। तो मिशन साउथ का जो सबसे बड़ा दुर्ग जो भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक में वो एक बार सरकार बना चुकी है, तेलंगाना के अंदर भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो इस बार वो इनरोड करना चाहती है, इस बार वो तमिलनाडु में अपनी एक छाप छोड़ना चाहती है। इसी के लिए ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ये तय किया गया। और प्रधानमंत्री ना नैरेटिव्स के बड़े माहिर माने जाते हैं, वो इन चीजों को बनाने के बड़े माहिर माने जाते हैं। इसीलिए बिहार चुनाव से पिछला जो 2020 का बिहार चुनाव हुआ था, तो उन्होंने जाके क्या खाया था? उन्होंने जाके दिल्ली हाट के अंदर लिट्टी चोखा खाया था, क्योंकि बिहार चुनाव का मौसम आने वाला है। तो ऐसी छोटी छोटी, नैरेटिव बना रहे थे। जहाँ जैसी छोटी छोटी चीजों का वो बड़ा ध्यान रखते हैं। और ओम प्रकाश, ये भी मुझ- भूलना नहीं चाहिए कि मिशन वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी का अभी भी अधूरा है। और प्रधानमंत्री ने जो दिल्ली बीजेपी कार्यालय के अंदर बात करी थी, उस मैं बात में, अभी आपके पास आने वाला था दीपक जी, मैं अभी आपके पास आने वाला था। और मुझे आपने ठीक याद दिलाया, मुझे याद है कोरोना का टाइम था, तो पंजाब में चुनाव थी, उसके ठीक पहले उन्होंने किसी नर्स से जो लगवाया था वो वहां से थी, पंजाब से। और फर्स्ट फेज में केरला में चुनाव था, उसके पहले जो नर्स थी वो केरला से थी। तो ये नैरेटिव सेट करते हैं। मैं अभी आपके पास आने वाला था कि वेस्ट बंगाल तो ऐसा स्टेट है जो एक चैलेंज है बीजेपी के लिए, और पीएम मोदी और अमित शाह के लिए वाकई एक चैलेंज है कि ममता बनर्जी को क्या आप बेदखल कर पाएंगे। हालांकि वोट शेयर उनका बढ़ा है, उनके परसेंटेज बढ़े हैं, लेफ्ट बिल्कुल गॉन हो गया है स्टेट से, कांग्रेस खत्म के बराबर है। तो ऐसे समय में बीजेपी क्या वेस्ट बंगाल में अपनी जगह बना पाएगी? कैसे एक्टिव हुई है बीजेपी? सिंस बीजेपी, मतलब आप बीजेपी को, मुझे नहीं लगता है जो पत्रकार आपसे बेहतर कोई समझता है बीजेपी को, तो मुझे समझाइए जरा, दर्शकों को बताइए। मैं ओम प्रकाश आपको ये समझाना चाहता हूं कि बीजेपी जो है, बिहार उसके लिए, जैसे तमिलनाडु उसके लिए प्रायोरिटी एरिया है, वैसे तो पूरा ही देश ही उनका प्रायोरिटी एरिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके मन में एक टीस रह गई है कि पिछले चुनाव में कुछ अंतर से हम लोग वो नहीं कर पाए जो हमको करना था। हालांकि उन्होंने विधानसभा सीटों के अंदर एक लंबी छलांग लगाई है, लेकिन ओम प्रकाश जी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जो यूनिट है, स्टेट यूनिट, उसने न केवल काम शुरू कर दिया है, बल्कि आपको पता है एसआईआर वहां पर हो रही है। और यही एसआईआर है जिसको पकड़कर राहुल गांधी एक नए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस एसआईआर से ममता बनर्जी भी डरी हुई हैं, और डरना भी उनको चाहिए, क्योंकि आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि कई सारे अवैध जो प्रवासी बांग्लादेशी हैं वो अपनी झोली कटरी उठाए बॉर्डर के इलाकों में देखे जा रहे हैं और वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वोट उस तरह का नहीं है। ऑथेंटिकेशन नहीं है, पेपर्स नहीं है। तो ऐसे बहुत बांग्लादेशी होंगे जो निकल रहे हैं, अभी सैकड़ों और हजारों की संख्या में निकल रहे हैं। एक्चुअल में लेकिन आपको पता ही होगा कि वहां एक रैकेट काम करता है बॉर्डरिंग इलाके में, जो बांग्लादेश के लोगों से पैसे लेकर, गरीबों से, मजदूरों से पैसे लेकर उनको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, और फर्जी पेपर्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के रखते हैं, जो कई बार जांच में पता भी लगा देहरादून तक में।
पुलिस ने ऐसे लोगों को खोज खोज कर निकाला और वापस भेजा। तो मुझे लगता है ऐसे रैकेट के लिए बड़ा चैलेंज है ये एसआईआर। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा चैलेंज है ये एसआईआर, और इसीलिए राहुल गांधी को ये लगता है कि ये अपोजिशन के लिए अच्छा मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस एसआईआर का कौन विरोध करेगा। उत्तर प्रदेश में जो तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टी है वो एसआईआर का विरोध करेंगी। पश्चिम बंगाल में जोर शोर से ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, और ममता बनर्जी में तो ये भी आरोप लग रहा है कि एसआईआर पे जिनके पेपर्स नहीं हैं और जो बाहर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनके पेपर्स बनवाने के लिए ममता बनर्जी वहां पर स्पेशल कैंप चला रही हैं। इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग से की है। तो एसआईआर का मुद्दा ये जो है ये बड़ा होने वाला है, लेकिन इससे विपक्षी दलों को कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को करना, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का करना, इस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन ओम प्रकाश जी ये मतलब समझाइए आपको कि आपको राहुल अभी गांधी, आपको आपको आप अभी भी मुझे लगता पहले, है राहुल गांधी एसआईआर एसआईआर और वोट चोरी पे ही रुके रहेंगे? मतलब उनकी गाड़ी वहीं जाके थम गई है, उसके आगे वो रुक बढ़ने वाले हैं नहीं। वेस्ट बंगाल में मैंने देखा था कोई ट्वीट प्रियंका गांधी वडेरा का 2-4 दिन पहले कि लोग बाहर आ रहे हैं, आसाम और एक जगह का और वीडियो दिखाते हुए कि एसआईआर के खिलाफ लोग आ रहे हैं। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये समझने को तैयार नहीं है ये पार्टी और राहुल गांधी खास तौर पे। आपको लगता है कि राहुल गांधी की गाड़ी वहीं जाके थम गई है वोट चोरी और एसआईआर पे ही? मुझे कम से कम ऐसा ही लगता है, वरना कल बिहार चुनाव की समीक्षा करने के बजाय, बिना चुनाव पर हार करने के बजाय, वो एसआईआर को लेकर एक बड़ी बैठक कर रहे थे, और उस बैठक के अंदर वो ये कह रहे थे कि भाई हमको जो है अब इसके ऊपर बड़ा आंदोलन करना है। 12 उन राज्यों के आंदोलन करना है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उन राज्यों से इस आंदोलन को निकालकर दिल्ली लाना है, और दिल्ली में रामलीला मैदान पर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली होने वाली है। हालांकि इस रैली में कई इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी अपनी दूरी जताने की कोशिश करेंगे। खबर यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ नहीं है। खबर यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन उनके साथ नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए ओम प्रकाश, के एसआईआर का मुद्दा बिहार में चला है? जो वोटर चोरी या वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा राहुल गांधी ने दिया था, वो चला है क्या? मुझे लगता है कि जितने लोग राहुल गांधी के साथ रैली में भी आए ना, उतने वोट नहीं पड़े। जैसे एक मीम बहुत आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें नीतीश कुमार को कैसे दिखाया जा रहा है कि लोगों के उससे ज्यादा तो मैं सीएम रह चुका हूँ। मतलब आप 9वीं पास है और मैं 10वीं बार सीएम बनने जा रहा हूँ। ये है कि राहुल गांधी में जितने लोग आए उससे कम वोट कांग्रेस को पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका मुद्दा कहीं भी किसी भी तरीके से चला है। और नहीं, इस मुद्दे को उठाने का आप देखिए पर्टिकुलरली पूरे देश में दीपक जी, कि जहां भी वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा उठ रहा है, कौन लोग हैं बाहर? क्या आम आदमी आ रहा है बाहर? एक पर्टिकुलर कास्ट आ रही है बाहर, या एक पर्टिकुलर रीजन के लोग आ रहे हैं बाहर? कौन लोग हैं? किनको आपत्ति है? क्यों आपत्ति है? भाई अगर जैसे मेरा नाम गलती से मेरी सोसाइटी के वोटर लिस्ट में, मैं जब आया बीए को, भाई मेरा नाम दोबारा क्यों है? क्यों? तो मतलब अगर गलत है दो जगह नाम होना तो गलत है, उसको हटाइए, एक जगह करिए। भाई आप कौन है? कौन विरोध कर रहा है? इस बात को राहुल गांधी शायद नहीं समझ पा रहे, नब्ज से दूर हैं और वो अपनी दुनिया में मदमस्त, जिसको कहते हैं वो है। एसआईआर का मुद्दा बिहार में दीपक जी बिल्कुल नहीं चला। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की इस कंपैरिजन से आपको क्या फील होता है? कुछ नतीजा निकलेगा राहुल गांधी का? देखिए राहुल गांधी एक देखिए, इस देश में दो तरह का वोट बैंक है। बिहार में आपको लगातार बोलता था ना, एक प्रो लालू वोट बैंक है और एक एंटी लालू वोट बैंक है। तो भारत के अंदर भी दो तरह के वोट बैंक है। हम्म। एक प्रो मोदी वोट बैंक है और एक एंटी मोदी वोट बैंक है। और उस एंटी मोदी वोट बैंक के हीरो राहुल गांधी हैं। वो कितनी भी गलतियां कर लें, वो हीरो बने रहेंगे। सोशल मीडिया पर खूब चलेंगे, उनकी रील्स खूब चलेंगी, खूब सारी चीजें उनके बारे में चलेंगी, खूब सारी चीजें उनके बारे में फेमस होंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी टीम, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके आसपास के लोगों को जमीन की नब्ज की बिल्कुल पकड़ नहीं है। और मुझे एक कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकार बता रहे थे कि राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है वोट चोरी हुई है। उनको अपनी स्किन को बचाना है, उनको अपनी हार को जस्टिफाई करना है। अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए वो क्या करेंगे? अडानी अंबानी वो बहुत कह चुके हैं, ईवीएम वो बहुत कह चुके हैं, तो नया जो नैरेटिव है वो वोट चोरी का है। तो राहुल गांधी अपनी
जो इमेज है उसको बचाने के लिए, अपनी जो चीजें हैं उसको बचाने के लिए बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने एक बड़ी बात कही है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। उनका कहना है हम राजनीतिक रूप से एसआईआर को लड़ेंगे और वोट चोरी के मुद्दे को लड़ेंगे, हम संगठन के रूप से एसआईआर को लड़ेंगे, वोट चोरी के मुद्दे को लड़ेंगे, और हम कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। तब दिलचस्प तब होगा ओम प्रकाश जी जब इसको कानूनी तौर पे लड़ा कानूनी जाएगा। कब, कहाँ, किसके साथ, कैसे? ये कल की बैठक के अंदर कानूनी बात है। कैसे लड़ेंगे? नहीं मतलब यही यही बात है कि उनके सिर्फ सलाहकार, और जो सलाहकार है वो क्या समझा रहे हैं समझ नहीं आ रही। अब जैसे मैंने बताया था, बिहार चुनाव के बाद कृष्णा जो प्रभारी थे, कृष्णा, उनके खिलाफ लगातार बातें कही गई। एक बार भी कांग्रेस आलाकमान या राहुल गांधी की तरफ से उनके लिए कुछ नहीं कहा गया। 2020 में 250 वोटों से हारा हुआ बरबीघा का कैंडिडेट किसी वजह के हटा दिया गया। वैशाली से संजीव को 2,500 वोट से हारा था, उसको बिना किसी वजह के से पीछे ढकेल दिया गया। लेकिन कांग्रेस चुप रही, राहुल गांधी वोट दी और एसआईआर के नाम का माला जपते रहे और बुरी तरीके से हारे, लेकिन इस बात को समझने को तैयार नहीं है दीपक जी। बिल्कुल सही। और राहुल गांधी जैसे उन्होंने अपना एसआईआर पर वोट चोरी यात्रा खत्म की, उसके बाद वो लंबे वक्त के लिए कोलंबिया चले गए। हाल ही के दिनों में बिहार का चुनाव खत्म हुआ, आउट हो गए, वो विदेश चले गए 1 या 2 दिन के लिए, ऐसा जानकारी फिर मिली गायब कि हो वो गए। मस्कट गए हैं। कल उनके बारे में जानकारी मिली कि डीएलएफ के हॉल के अंदर, मॉल के अंदर जो है वो एक हॉलीवुड फिल्म देख के आए हैं। फिल्म देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? बिहार में जिस दिन वोटिंग हो रही है उससे 1 दिन पहले आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। दूसरे फेज की वोटिंग होने वाली होती है, उस दिन आप पचमढ़ी के अंदर जंगल सफारी कर रहे होते हैं। तो क्या संकेत आप देते हैं? कहां प्रधानमंत्री मोदी है जो बिहार चुनाव से पहले बिहार की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपने वोटरों को आकर्षित करने के लिए लिट्टी चोखा खाते हैं, वहीं बिहार से 1 दिन पहले, मतदान से ठीक 1 दिन पहले वो हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, और उस हाइड्रोजन बम भी जो है निकल के जो है वो कांग्रेस के नीचे ही लगता है, और मात्र 6 सीटें उसकी बिहार के अंदर आ पाती हैं। ये भी अपने आप में ट्रू सवाल है। ट्रू पर ट्रू चलते ट्रू चलते ओम ट्रू। प्रकाश जी बता दीजिए कि आज 272 लोगों ने, 272 जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसके अंदर रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, जिसके अंदर कई सारे न्यायाधीश हैं, उन्होंने पत्र जजेज हैं। लिखकर कहा है कि संस्थाओं पर निशाना साधा जा रहा है। ये पत्र क्या साबित करता है? नाम तो नहीं है लेकिन निशाना तो राहुल गांधी ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल साफ साफ है। और उस निशाने से बिल्कुल साफ है कि जो लीडर ऑफ पोजीशन है इस देश के, और कांग्रेस पार्टी खासतौर पे जो तारनिश कर रही है इमेज इलेक्शन कमीशन का, उसको बचाया जाए। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर ऐसे आरोप लगाएंगे, उसके लिए आप मतदाताओं को भड़काएंगे, तो कल को कौन बचेगा भैया? डेमोक्रेसी बचेगी तभी तो हम आप बचेंगे, डेमोक्रेसी बचेगी तभी तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, डेमोक्रेसी बचेगी, इलेक्शन कमीशन रहेगा तभी तो वोटिंग कराएगा, नहीं तो कौन कराएगा? मैंने राहुल गांधी क्या चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन से काम छीन के कांग्रेस के सीईसी को दे दिया जाए कि भैया तुम पूरे देश में चुनाव कराओ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, ही इज हैप्पी। बड़े अजीब तरीके से बातें करते हैं, अजीब तरीके के नारा लगाते हैं। तो इसी के विरोध में देश के जो प्रबुद्ध जन जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, आर्म फोर्सेस के लोग, जो बिल्कुल देश की बुनियादी चीजों को समझते हैं, जानते हैं और उनको हल करते हैं, उन लोगों ने इस पे सवाल उठाया है। राहुल गांधी को सीरियसली इस मामले को सोचना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि इसका क्या हल निकाला जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके बारे में एक बार फिर से बातचीत होगी। कल फिर बात करेंगे। कल मैंने सुना आप पटना जा रहे हैं, तो पटना से भी आपको ट्रैक किया जाएगा। ये पता किया जाएगा कि बिहार में जो विधानसभा का जो गठन हुआ है उसमें कौन कौन से आपके दोस्त मंत्री बन रहे हैं और कौन कौन से आपके दोस्त जो है मंत्री पद से बाहर रह रहे हैं, इसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन आज बहुत के लिए हमारे बहुत वीडियो, दिलचस्प कहानी बताऊंगा कल आपको पटना से, बहुत दिलचस्प कहानी बताऊंगा कल पटना से बिहार को लेकर कल। ठीक है ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि राहुल गांधी एक्टिव नहीं है, राहुल गांधी पैसिव है और प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव हैं। ऐसे मैंने कई सारी खूबियों में कंपैरिजन किया है। नो ऑफेंस टू सपोर्टर्स ऑफ राहुल गांधी जी, लेकिन जो मुझे हकीकत लगा उसका मैंने विश्लेषण किया है। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड भी कीजिए।